अभी तक हमने काफी सारी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस पढ़ ली हैं, ठीक है, इन द चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। और वो सारी प्रोसेसेस हमने देखा कि एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो सारी प्रोसेसेस पढ़ने के बाद एक लास्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस बचती है, विच इज नोन एज एक्सक्रीशन, ठीक है। जितने भी प्रोसेसेस अभी तक हम पढ़ते चले आ रहे हैं, वो सारी प्रोसेसेस होने के बाद हर एक प्रोसेस में कुछ एक वेस्ट सब्सटेंसेस या प्रोडक्ट्स बच रहे हैं, ठीक है। तो वो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारी बॉडी में एक तरीके से एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं, ठीक है। तो उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को या एक्यूमुलेटेड सब्सटेंसेस को, जिनका कि अब हमारी बॉडी में कोई नीड नहीं है, और जो कि सारी प्रोसेसेस को करने के बाद एज अ प्रोडक्ट बचे हुए हैं, ठीक है, बट हमारी बॉडी में उनका कोई भी काम नहीं है, तो उन्हें हमारी बॉडी से बाहर ले जाने की जरूरत है ना। क्यों? क्योंकि जितनी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस आपने प्रीवियसली पढ़ रखी हैं, वो सारी प्रोसेसेस ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक बार होकर के खत्म हो गई, नहीं, वो प्रोसेसेस पूरे एक 24 आवर्स के ड्यूरेशन में कई बार रिपीट करती हैं अपने आप को। तो जितने बार वो अपने आप को रिपीट करेंगी, उतने ही बार वो सारे जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होते रहेंगे। दिस इज द रीजन व्हाई वी हैव टू यूरिनेट और वी हैव टू एक्सक्रीट ह्यूमन एक्सक्रीटा, है ना। फीकल मैटर हमें बॉडी से बाहर करना पड़ता है पूरे 24 आवर्स के ड्यूरेशन में कई बार। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में वो प्रोसेसेस भी कई बार हो रही हैं। जैसे जैसे वो प्रोसेसेस होंगी, वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्यूमुलेट होंगे, हमें नीड होगी एक्सक्रीशन की, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हम बात करेंगे बेसिकली अबाउट यूरिनेशन। यूरिनेशन की बात क्यों करेंगे? क्योंकि हम एक्सक्रीशन पढ़ रहे हैं और एक्सक्रीशन में मेजर रोल प्ले करती है किडनी, एंड द मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज टू फिल्टर योर ब्लड, है ना। ये मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में बताया था कि किडनी का काम है ब्लड का फिल्ट्रेशन, लंग्स का काम है ब्लड का ऑक्सीजनेशन, एंड हार्ट का काम है पंपिंग ऑफ ब्लड। ये तीनों बातें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो एक्सक्रीशन आपको समझ में आ गया। जब हमारी बॉडी में कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कंडक्ट कराई जाती है, तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स, प्रोटीन्स, ऐसी चीजें जो डाइजेस्टेबल नहीं है या जिनका कोई काम नहीं है, रेसिड्यू चीजें हैं, तो उन्हें हमारी बॉडी से फिर बाहर निकालने की जरूरत होती है। क्यों एक्सक्रीशन इंपॉर्टेंट है ये देख लेते हैं। एक्सक्रीशन इंपॉर्टेंट है जिससे हमारी बॉडी में फर्दर एक्टिविटीज या फर्दर जो बायोलॉजिकल या मेटाबॉलिक रिएक्शंस है वो इजिली हो सके, हमारी बॉडी का होम्योस्टेटिस मेंटेन हो सके, ठीक है, और हमारी बॉडी हेल्दी रह सके। आप भी जानते हैं अगर आपके आसपास बहुत ज्यादा गार्बेज या कूड़ा ऐसे कलेक्ट होगा, है ना, तो आप कैसे हेल्दी रह सकते हैं। तो सेम वही चीज हमारी बॉडी के साथ है। अगर हमारी बॉडी टाइम टू टाइम वेस्ट प्रोडक्ट्स को या वेस्ट मटेरियल को क्लीन आउट या क्लियर आउट नहीं करेगी, तो अदर एक्टिविटीज ठीक से नहीं हो पाएंगी, ठीक है। सो दिस इज द नीड फॉर एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व हैं, किस तरह से काम करते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करके काम करते हैं। यहाँ पर मेनली हमें 4 ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, 4 चीजों के बारे में पढ़ना है जो सबसे मेजर रोल प्ले करती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंडक्ट कराने के लिए कोई एक स्पेशल मेजर ऑर्गन होता है ना, जिसपे वो पर्टिकुलर आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कंप्लीटली डिपेंड करती है। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सक्रीशन, दैट मेजर ऑर्गन इज किडनी, है ना। तो यहाँ पर हम किडनी की बात करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं किडनी क्या है, ठीक है। चलिए, सो व्हाट आर किडनीज? ये 2 होती हैं, यानी ह्यूमन बींग्स में पेयर्ड फॉर्म में पाई जाती है, लेफ्ट किडनी एंड राइट किडनी, ठीक है। 2 इन नंबर, रेडिश ब्राउन, ठीक है। इसका कलर कैसा होता है? ऑब्वियसली अगर मसल्स की बनी है, सेल्स की बनी है, तो इसका कलर कहीं ना कहीं रेडिश ब्राउन होगा, जो कि हमारे हर एक ऑर्गन का कलर होता है, ठीक है। सो इट्स कलर इज रेडिश ब्राउन। इट इज बेन शेप्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय लास्ट 2 रिब्स, है ना। यहाँ हम रिब्स की बात कर रहे हैं, वो रिब्स जिससे हमारे लंग्स प्रोटेक्टेड होते हैं, उन्हीं की लास्ट 2 रिब्स से ही आपकी किडनी को भी प्रोटेक्ट किया जाता है। इसके लिए कोई अलग से कोई प्रोटेक्शन कैविटी नहीं बनाई गई है, ठीक है। तो ये रेडिश ब्राउन कलर की होती है, बेन शेप्ड की होती है, जैसा कि आपको अभी मैं आगे डायग्राम में एक्सप्लेन करूंगी। बीन शेप्ड होती है, प्रोटेक्टेड बाय लास्ट 2 रिब्स। आई गेस ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ ईच किडनी? द मेजरमेंट इज इट इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर वाइड एंड 3 सेंटीमीटर थिक। ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 5 सेंटीमीटर वाइड है, 3 सेंटीमीटर थिक है। तो ये ईच किडनी का मेजरमेंट होता है, जो कि आपने देख लिया।
उसके बाद बात करते हैं कि किडनी में ब्लड जो आता है, यानी कि डर्टी ब्लड जो आता है वो किसके थ्रू आता है? वो आता है रेनल आर्टरी के थ्रू। रेनल आर्टरी जो होती है वो डर्टी ब्लड को लेकर के आती है, या रेनल आर्टरी के साथ साथ और भी चीजें हैं जो किडनी के अंदर आती हैं, विच आर रेनल आर्टरी, रेनल वेन, नर्व फाइबर्स, लिम्फ वेसल्स। ये सारी किडनी के अंदर एंटर करती हैं थ्रू अ अपर्चर लाइक स्ट्रक्चर विच इज हिलस और हिलम, है ना? ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हिलस या हिलम का क्या काम है किडनीज के अंदर, तो ये अपर्चर लाइक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू ये सारी चीजें किडनी के अंदर एंटर करती हैं, जो कि किडनी की फंक्शनिंग को फैसिलिटेट करती है। ठीक है, अगर रेनल आर्टरी नहीं आएगी तो डर्टी ब्लड नहीं आ पाएगा, रेनल वेन नहीं होगी तो प्योर ब्लड जा नहीं पाएगा, नर्व फाइबर नहीं होंगे तो नर्वस टिश्यूज एब्सेंट होंगे, लिम्फ वेसल्स नहीं होंगी तो जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स हैं वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है और ये किडनी के अंदर एंटर करती हैं थ्रू द अपर्चर लाइक स्ट्रक्चर्स हिलस एंड हिलम, है ना? दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। नाउ रेनल आर्टरी ब्रिंग्स डर्टी ब्लड, ये आप सभी जानते हैं। ये वही रेनल आर्टरी है जो हार्ट के पास से डर्टी ब्लड लेकर के आती है और वो डर्टी ब्लड ला करके कहाँ पोर करती है उसे? किडनीज में। ठीक है, अब देख लेते हैं कि किडनीज का काम क्या है। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ योर किडनी। रिमूव्स वेस्ट लाइक यूरिया, यूरिया है और अदर नाइट्रोजनस वेस्ट भी हो सकते हैं। काफी सारे अदर नाइट्रोजनस वेस्ट भी हो सकते हैं, एक्सेट्रा इन द फॉर्म ऑफ येलोइश लिक्विड विच इज नोन एज यूरिन। हम यूरिनेशन करते हैं, यूरिनेशन में जो येलोइश लिक्विड होता है दैट इज नोन एज यूरिन। और ये यूरिन होता क्या है? इसमें बहुत सारा यूरिया और अदर नाइट्रोजनस वेस्टेज या मेटाबॉलिक वेस्टेज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होते हैं। क्लीन ब्लड इज कैरीड थ्रू रेनल वेन। अब जब यहां पर किडनी ने अपना फंक्शन परफॉर्म कर दिया, यानी कि ब्लड को क्लीन कर दिया, तो वो क्लीन ब्लड किसके थ्रू ले जाया जाएगा बॉडी पार्ट्स में? थ्रू रेनल वेन। यहां पर नाम ऑपोजिट है एंड फंक्शन ऑपोजिट है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट योर किडनीज, है ना? आपको किडनी का फंक्शन समझ में आ गया, किडनी का शेप, साइज, स्ट्रक्चर समझ में आ गया, क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं ये आपको समझ में आ गया। नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन इज यूरेटर। दीज आर ऑल्सो इन अ पेयर्ड फॉर्म, ये भी पेयर्ड होते हैं और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और इनका काम है जब किडनी ब्लड को फिल्टर कर देती है तो जो प्योर ब्लड है या फिल्टर्ड ब्लड है वो तो रेनल वेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, बट व्हाट अबाउट द वेस्ट प्रोडक्ट्स, यानी फिल्ट्रेशन, यानी फिल्टर्ड वेस्ट जो है वो कहाँ जाएगा? तो वो इन्हीं यूरेटर्स के थ्रू होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होता रहता है ड्रॉप बाय ड्रॉप। और जैसे ही आपका यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है, आपको ऐसा ऐसा महसूस होता है कि आपको अब यूरिनेशन करने की जरूरत है और अल्टीमेटली आप यूरिनेशन करते हैं। ठीक है, तो at this is slender whitish tube emerging from the hilus of each kidney। जो हिलस मैंने यहां पर बताया था यही वो हिलस है, हिलस से इमर्ज होते हैं ये, और ये स्लेंडर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। ये अबाउट 30 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 मिलीमीटर वाइड होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए यहाँ ये जितने भी मेजरमेंट्स की बात हो रही है ये अप्रोक्सीमेशन में है और एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है। ठीक है, नाउ यूरेटर्स क्या करते हैं? ओपन्स इनटू यूरिनरी ब्लैडर, कैरीज यूरिन, है ना? ये क्या करते हैं? ये यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होते हैं जाकर के, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो किडनी में जो फिल्टर्ड आउट हो चुके हैं तो उन फिल्टर्ड प्रोडक्ट्स को ला करके यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर करने का काम करते हैं। ठीक है, जिससे वो यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर किया जा सके। यूरिनरी ब्लैडर हमारा नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, यूरेटर्स के बाद जो यूरिन आकर के कलेक्ट होती है वो अल्टीमेटली यूरिनरी ब्लैडर में होती है। ठीक है, और उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू हमारी जो यूरिन होती है यानी कलेक्टेड वेस्ट होते हैं उन्हें बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, तो थर्ड जो मेजर ऑर्गन है which facilitates the system of excretion in the human beings is urinary bladder. It is a pear shaped muscular sac present in the lower abdominal cavity. ये पियर शेप्ड एक मस्कुलर सैक है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो कि हमारी लोअर एब्डोमेन रीजन पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका देखिए जो यूरिनरी ब्लैडर है मैंने पहले ही बता दिया, इट इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक इज आल्सो नोन एज बैग, यानी इट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ बैग, है ना? द साइज ऑफ द बैग डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ
एनी सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट, है ना। तो वही चीज यहाँ पर भी है कि जो यूरिनरी ब्लैडर का साइज है वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ यूरिन। अगर यूरिन कम है तो वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रहेगा, यानी आपको छोटा दिखेगा। अगर यूरिन से फुल है वो, तो वो आपको थोड़ा सा एक्सपैंडेड दिखेगा, है ना। तो दिस कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रेजेंट इन इट। Now the third point is lower urinary bladder is guarded by two sphincters which normally remains contracted and get relaxes during urination। देखिए, लोअर यूरिनरी ब्लैडर के पास दो मसल्स पाई जाती हैं विच आर नोन एज स्फिंक्टर मसल्स। देखिए, स्फिंक्टर मसल्स क्या होती हैं? जब किसी मटेरियल को एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उन हर ट्रांसपोर्टिंग मसल्स को हम स्फिंक्टर मसल्स का नाम दे सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जब स्टमक से जो भी आपका फूड मटेरियल है उसे चर्निंग के बाद जब उसे इंटेस्टाइन में भेजा जाता है तो उस मसल को भी हम स्फिंक्टर मसल ही नाम देते हैं। एनी टाइप ऑफ मसल विच इज पोरिंग a material from one organ to another organ is known as a sphincter muscle basically, ठीक है। तो यहाँ पर भी स्फिंक्टर मसल का मतलब यही है कि जब लोअर यूरिनरी ब्लैडर में दो स्फिंक्टर मसल्स प्रेजेंट होती हैं, वो नॉर्मली आप अगर उन्हें देखेंगे तो हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रहती हैं, ठीक है। यानी कि जब यूरिनरी ब्लैडर फुल हो रहा होगा और आपको यूरिन नहीं पास आउट करनी है अपने यूरेथ्रा के थ्रू, यानी जब तक आपका यूरिनरी ब्लैडर फुल नहीं हुआ है तब तक ये नॉर्मली कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रहेंगी। एंड आफ्टर दैट जब आपको यूरिनेशन करना होगा तो ये रिलैक्सिंग पोजीशन में आ जाती हैं, जिससे आप इजिली यूरिन पास आउट कर पाते हैं, ठीक है। यूरिन इज टेम्परेरली स्टोर्ड। यूरिनरी ब्लैडर का सबसे मेन काम है कि आपकी यूरिन को टेम्परेरली स्टोर करना, और जब तक बैग फुल नहीं हो जाता है तब तक उसे बॉडी से बाहर ना जाने देना। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आप सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी में यूरिन बहुत जल्दी जल्दी फॉर्म होती है, तो हमें बहुत फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन करना पड़ेगा, जिससे हम कहीं ना कहीं परेशान हो जाएंगे। उस चीज को मेक श्योर करने के लिए यूरिनरी ब्लैडर है कि आपको अबाउट 2 to 3 आवर्स में सिर्फ एक ही बार यूरिनेशन करने की नीड होती है, ठीक है। Among two sphincters, one is voluntary, hence we can control the urge to urinate for some time। आपने कभी ये नोटिस किया है कि कभी कभी आप किसी पब्लिक प्लेस पर हैं या किसी ऐसी जगह पर हैं जहां पर आप यूरिनेशन नहीं कर सकते हैं, तो वहां पर क्या होता है, बहुत लंबे समय तक भी हम अपनी यूरिन को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो आपके लोअर एब्डोमेन में दो स्फिंक्टर मसल्स प्रेजेंट होती हैं, इन दो स्फिंक्टर मसल्स में एक मसल ऐसी होती है जो कि वॉलंटरी होती है ना। आई गेस आप सभी को मसल के टाइप के बारे में पता होगा। देयर आर 3 टाइप ऑफ मसल्स इन विच वन टाइप इज वॉलंटरी, द मसल्स विच कैन बी कंट्रोल्ड बाय अस, यानी ऐसी मसल्स जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसी मसल्स को वॉलंटरी मसल्स बोलते हैं। तो इन दोनों में से एक मसल ऐसी होती है जो वॉलंटरी होती है, यानी उसके एक्शन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसी मसल की वजह से ऐसा होता है कि अगर ऐसी कंडीशंस या सिचुएशंस में हम नहीं होते कि हम यूरिनेशन कर पाए प्रॉपर्ली, तो हम उसे कुछ समय के लिए कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। ये अगर आपसे क्वेश्चन नहीं भी पुट अप होता है तो भी एक बेसिक सी चीज है, आपको पता होना चाहिए। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट यूरिनरी ब्लैडर। अब एक लास्ट पार्ट बचा है, लास्ट ऑर्गन बचा है जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में पाया जाता है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे एक बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक इसी सिस्टम से रिलेटेड। तो चलिए जल्दी से इसको देख लेते हैं। लास्ट चीज है ये, दिस इज यूरेथ्रा, है ना। अब सारा एक्सक्रीशन हो गया है, सारा फिल्ट्रेशन हो गया है, लेकिन कोई एक पार्ट होगा जिसके थ्रू जो भी यूरिन है यानी जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बने हैं उन्हें बॉडी से बाहर करने की जरूरत होगी, ऑलराइट। तो वो पार्ट है यूरेथ्रा। दिस स्टार्ट फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यानी यूरिनरी ब्लैडर के लोअर पार्ट से स्टार्ट होता है ये, ठीक है। ओपन्स इनटू यूरिनरी ओपनिंग, और ये ओपन होता है यूरिनरी ओपनिंग में, जहां से आपकी यूरिन को पास आउट कर दिया जाता है आउटसाइड योर बॉडी, ठीक है। एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, वो ये है कि फीमेल्स और मेल्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि फीमेल्स में इन कंपैरिजन टू मेल्स जो यूरिनरी ब्लैडर का साइज है वो थोड़ा छोटा होता है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ओविडक्ट्स एंड ओवरी, है ना। तो यहाँ पर उसकी वजह से इसका साइज थोड़ा सा छोटा हो जाता है, और मेल्स में यूरिनरी ब्लैडर का साइज थोड़ा सा एक्सपैंडेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग,
मेल्स में यूरिनेशन के लिए और इजैकुलेशन के लिए सिर्फ एक ट्रैक प्रेजेंट होता है, ठीक है, बट यानी दे कैन यूरिनेट और इजैकुलेट फ्रॉम द सेम ट्रैक बट नॉट एट द सेम टाइम, क्योंकि अगर ट्रैक एक है तो एक टाइम पर एक ही फंक्शन परफॉर्म वो कर सकता है, या तो यूरिनेशन का या तो इजैकुलेशन का, ऑलराइट। लेकिन जब हम फीमेल्स की बात करते हैं तो फीमेल्स में यूरिनेशन के लिए और menstruation के लिए, यानी there are two types of opening which are found in females. First one is you know urinal tract and the other one is vaginal tract, ठीक है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि मेल्स में इजैकुलेशन और यूरिनेशन के लिए एक ओपनिंग, सेम ओपनिंग प्रेजेंट होती है, वहीं फीमेल्स में दो ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। So this was all about the organs which are involved in the system of excretion in the human beings. Now we are going to talk about the unit of excretion or the unit of kidney which actually performs the function of filtration of your blood and which is nephron, है ना? So now we are going to study about nephrons. अभी तक हमने एक्सक्रीशन के सारे पार्ट्स पढ़ लिए, जो भी पार्ट्स मिल करके हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को फॉर्म कर रहे थे, है ना, वो हमने बहुत ही अच्छे से देख लिए हैं। अब हम बात करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम विच इज नेफ्रॉन, बिकॉज इट इज अल्टीमेटली द यूनिट ऑफ किडनी, यानी किडनी में जो आपने अभी फिल्ट्रेशन का प्रोसेस पढ़ा है थोड़ी देर पहले, वो सारा प्रोसेस करता कौन है? वो सारा प्रोसेस करता है आपका नेफ्रॉन, विच इज ऑल्सो नोन एज यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स, which is also known as uriniferous tubules. All right. तो अब हमें पढ़ना है नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में और किस तरह से क्लीनिंग कंप्लीट करता है, यानी क्लीनिंग ऑफ ब्लड को कंप्लीट करता है, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं ईच किडनी कंटेन्स अबाउट 1 मिलियन हाईली कॉइल्ड यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स या नेफ्रॉन्स। देखिए ये बहुत ही ज्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है और अबाउट 1 मिलियन प्रेजेंट होते हैं आपकी ईच किडनी में, ठीक है। कप शेप जो स्ट्रक्चर आप डायग्राम में देख सकते हैं विच इज द अपर एंड एंड इज नोन एज बोमेन्स कैप्सूल, और बोमेन्स कैप्सूल के ही अंदर आप एक स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं दैट इज ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो कप शेप्ड अपर एंड इज नोन एज बोमेन्स कैप्सूल and the lower end of the Bowman's capsule is tubule, as you can see in the figure. Now one end of tubule connected to Bowman's capsule and other is to the collecting duct. जो Bowman's capsule है उसका एक एंड कनेक्ट होता है tubule से and the tubule other end is connected to the collecting duct of kidney, है ना, क्योंकि जो भी फिल्ट्रेशन हो रहा है वो जाकर के किसी चीज में कलेक्ट तो होना है ना, तो वो कलेक्टिंग डक्ट में जाकर के स्टोर हो जाता है। नाउ बोमेन्स कैप्सूल देखिए, ये जो नेफ्रॉन मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही इजी है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। बोमेन्स कैप्सूल कंटेन्स क्लम्प ऑफ थिन ब्लड कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस, यानी बोमेन्स कैप्सूल के अंदर जो आप एक थिन राउंड शेप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, दिस इज ग्लोमेरुलस, ठीक है। और जो ग्लोमेरुलस का काम है वो है रीएब्जॉर्प्शन करना, जैसे आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में काम पढ़ा था लार्ज इंटेस्टाइन का, है ना, जो कि वाटर मॉलिक्यूल्स को रीएब्जॉर्ब कर रही थी, सेम उसी तरह यहाँ पर भी बाय चांस कोई भी मटेरियल किडनी से बाहर ना जा पाए, यानी वो बॉडी से बाहर ना जा पाए, उसके लिए ग्लोमेरुलस में ही सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस हो जाती है, ठीक है ना। वन एंड ऑफ ग्लोमेरुलस इज अटैच्ड टू इफरेंट रेनल आर्टरियोल एंड द अदर वन इज टू आफ्रेंट, यानी देखिए इफरेंट एंड आफ्रेंट अगर किसी ऑर्गन के आगे या किसी ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर के आगे हम लगा देते हैं, उसका सिंपल सा मतलब है कि कोई एक है जो लेकर के जा रहा है किसी मटेरियल को, कोई एक है जो लेकर के आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर काम ऑपोजिट है, नाम ऑपोजिट है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि रेनल आर्टरियोल्स की बात हो रही है ना, तो वो लेकर के वो इम्प्योर ब्लड को लेकर के आएंगे। देखिए one end of glomerulus is attached to the afferent renal arteriole which brings impure blood, यानी यहाँ पर जो आपकी रेनल आर्टरी है वो इम्प्योर ब्लड को लेकर के आएगी। अदर एंड कम्स आउट एज एन इफरेंट रेनल आर्टरियोल, तो पहली आपकी आफ्रेंट हो गई और सेकंड वन आपकी हो गई इफरेंट रेनल आर्टरियोल। नाउ इट सराउंड्स द ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन एंड फाइनली जॉइंस द रेनल वेन पोरिंग क्लीन ब्लड। ये सारी चीजें सराउंड होती हैं, ठीक है, नेफ्रॉन से, जिसमें क्या होता है बाद में रेनल वेन से जाकर के जो आपका फिल्टर्ड या प्योर ब्लड है वो मिक्स हो जाता है और रेनल वेन उसको ले जाकर के ट्रांसपोर्ट कर देती है, ठीक है।
फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस, फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है नेफ्रॉन्स के अंदर या किडनीज के अंदर, वो किया जाता है थ्रू ग्लोमेरुलस। आई गेस आपको नेफ्रॉन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये आपको अगर आपसे एक्सक्रीशन पूछा जाएगा या आपसे किडनी भी पूछी जाएगी तो भी आपको नेफ्रॉन को मेंशन जरूर से जरूर करना है। अभी हमने बहुत अच्छे से समझा कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, कैसे होता है, क्या क्या पार्ट्स इन्वॉल्व हैं, उनके फंक्शंस क्या है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि क्या होगा अगर अगर हमारी किडनी काम करना बंद कर दे, ठीक है, या किसी तरीके से उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए जिससे वो एक्सक्रीशन करना बंद कर दे, तो उस केस में क्या होगा और ऐसा क्यों होता है, ये हम जानेंगे इस टॉपिक में, जो कि है किडनी फेल्योर एंड टेक्नोलॉजी फॉर सर्वाइवल। देखिए, जब आपकी किडनी फेल होती है, ठीक है, तो उसके लिए दो ही तरीके हैं जिससे पेशेंट को बचाया जा सकता है। द फर्स्ट वन इज किडनी ट्रांसप्लांटेशन एंड द अदर वन इज डायलिसिस। तो इन्हीं दो तरीकों के बारे में हम यहाँ पर बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ये आपके एनसीईआरटी में टॉपिक दिया गया है एक बॉक्स के अंदर, आप उसे चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है और मैं क्योंकि एनसीईआरटी में दिया गया है तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसीलिए मैं आपको समझा रही हूँ। सबसे पहले तो ऑकर्स थ्रू इन्फेक्शन और रिस्ट्रिक्टेड ब्लड सप्लाई। देखिए, जब आपकी किडनी की मसल्स में या इंटरनल मैकेनिज्म में किसी तरीके का इन्फेक्शन हो जाता है, तब आपकी किडनी फेल होने के चांसेस हो जाते हैं। या अगर किसी भी तरीके से कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होने से या कोई भी अदर प्रॉब्लम्स की वजह से जब आपकी किडनी में जो भी ब्लड है उसकी सप्लाई बंद हो जाती है, जब उसकी सप्लाई बंद हो जाती है, तब आपकी किडनी फेल होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, क्योंकि धीरे धीरे सप्लाई बंद होने की वजह से किडनी काम करना बंद करती है और अल्टीमेटली वो पूरी तरीके से ही फेल हो जाती है और काम करना बंद कर देती है। ठीक है, या अगर आपकी बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स है और किडनी को बहुत ही ज्यादा काम करना पड़ रहा है, तो उस केस में भी कभी कभी आपकी किडनी फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, कंप्लीट फेल्योर अलाउज यूरिया एंड अदर वेस्ट टू गेट मिक्स अप इन द ब्लड। जब किडनी फेल होती है तो होता क्या है, यानी प्रॉब्लम्स कहाँ से शुरू होती हैं, जब आपकी किडनी काम करना बंद करती है, यानी अगर वो कंप्लीटली फेल हो चुकी है, तो आपकी बॉडी के जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं उन्हें फिल्टर आउट करने के लिए अब कोई भी मैकेनिज्म नहीं बचा है और वो वेस्ट प्रोडक्ट एज इट इज ब्लड में मिक्स रहेंगे। जब आपका ब्लड प्योर नहीं होगा, आपकी बॉडी की फंक्शनिंग पर वो बहुत ही ज्यादा एडवर्सली इफेक्ट डालेगा। ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर इज नॉट रेगुलेटेड। आपकी बॉडी में अमाउंट ऑफ वाटर का रेगुलेशन खत्म हो जाएगा। क्यों? आपकी बॉडी से एक्सेस वाटर यूरिन के थ्रू बाहर जा रहा था, जो कि अब नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो जो रेगुलेशन था वो वाटर का क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगा। बेस्ट लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इज किडनी ट्रांसप्लांट। देखिए, अगर बहुत ही ज्यादा डैमेज हो गई और कोई अदर ऑप्शन नहीं बचा है, तो डॉक्टर्स भी आपको सजेस्ट करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ किडनी ट्रांसप्लांटेशन। बट किडनी ट्रांसप्लांटेशन हर एक पेशेंट में पॉसिबल नहीं हो पाता है, उसके काफी सारे रीजंस हैं। तो अगर बेस्ट सोल्यूशन देखा जाए तो वो है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। बट व्हाट इफ अगर किडनी ट्रांसप्लांटेशन किसी पेशेंट की बॉडी में पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए एक और ऑल्टरनेटिव होता है, दैट इज डायलिसिस, है ना। व्हेन किडनी ट्रांसप्लांट इज नॉट पॉसिबल, डायलिसिस कैन ऑकर, यानी तब वहां पर हम डायलिसिस करा सकते हैं, है ना। तो डायलिसिस क्या होता है ये अब हम आगे जानेंगे। यहां पर हम बात करेंगे डायलिसिस की, जो कि एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि इन केस अगर पेशेंट की बॉडी में किडनी ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल नहीं है, तो वहां पर सिर्फ एक ही तरीका है पेशेंट को बचाने का, वो ये है डायलिसिस। डायलिसिस एक आर्टिफिशियल मशीनरी है जो कि सेम उसी तरह काम करती है जैसे आपकी किडनी करती है, और इसमें कुछ लेबोरेटरीज में इसको परफॉर्म कराया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, एक साइड से पेशेंट के ब्लड को निकाला जाता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। डायलिसिस की मशीन को आप देख सकते हैं ध्यान से। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, एक साइड से पेशेंट के ब्लड को निकाला जाता है और इसी डायलाइजिंग फ्लूइड से उसे पास कराया जाता है। उसके बाद उसे एक साइड से पेशेंट की बॉडी में वापस डाल दिया जाता है, जब वो ब्लड पूरी तरीके से प्योरीफाई हो जाता है और उसमें कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट्स नहीं रह जाते। डायलिसिस का टाइम डिफरेंट हो सकता है, किसी किसी केस में डायलिसिस को 15 डेज में ही कराना पड़ता है, कभी कभी 1 मंथ में कराना पड़ता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पर कि पेशेंट कैसा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं जल्दी से कि डायलिसिस क्या है। इट इज अ डिवाइस टू फिल्टर ब्लड इन केस व्हेन बोथ किडनीज आर डैमेज। ये कब कराया जाता है, जब आपकी दोनों किडनियां काम करना बंद कर दे और कोई भी ऐसा तरीका ना बचे आपकी बॉडी में कि आपकी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर जा रहे हैं। और एक्सक्रीशन कितना इंपॉर्टेंट है ये तो आप सब जानते ही हैं। Consists of a cellophane tube suspended in a circulating path and the fluid having same composition as the human blood but with no
वेस्ट प्रोडक्ट्स। देखिए, जो सेलोफेन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, कितनी सारी ट्यूब्स उसमें लगाई जाती हैं, इतनी सारी ट्यूब्स उसमें जो सर्कुलेट करती रहती हैं, वो एक डायलाइजिंग फ्लूइड होता है। डायलाइजिंग फ्लूइड जो होता है आपका, वो कंप्लीटली वेस्ट फ्री होता है, उसमें किसी भी तरीके का वेस्ट मटेरियल नहीं होता है। उसमें वेस्ट मटेरियल नहीं होता है, उसके बाद जब उसमें से ब्लड को पास कराया जाता है, इन जितनी भी ट्यूब्स लगी हैं, हर बार इन ट्यूब्स में से ब्लड को पास कराया जाता है। उसके बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो डिफ्यूज आउट होकर के डायलाइजिंग फ्लूइड में मिक्स हो जाते हैं और प्योर ब्लड वापस से पेशेंट की बॉडी में भेज दिया जाता है। जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें से ब्लड को पास कराया जाता है, दिस इज नोन एज सेलोफेन ट्यूब। और कई सारी ट्यूब लगाने से हमें बेनिफिट ये मिलता है कि कोई भी चांसेस नहीं बचते कि ब्लड में इम्प्योरिटीज रह जाए। ठीक है, नॉर्मल एक नेचुरल किडनी में और डायलिसिस में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो डिफरेंस है कि जो आपकी नेचुरल किडनी काम करती है जब, तो वहां पर सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का भी प्रोसेस होता है, बट डायलिसिस में सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस एब्सेंट है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट ये काफी बेनिफिशियल है और इससे पेशेंट को बचाया जा सकता है। और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट अगर आपसे पूछा जाए कि डायलिसिस में कौन सी ऐसी प्रोसेस है या कौन सा ऐसा मैकेनिज्म लगता है जिससे वेस्ट प्रोडक्ट बाहर आ जाते हैं, तो वो है डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन की वजह से ही आपकी बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं वो डायलाइजिंग फ्लूइड में मिक्स हो जाते हैं और ब्लड प्योर हो जाता है, उसे ब्लड में मिक्स कर दिया जाता है, ह्यूमन ब्लड में, ह्यूमन वेन्स में उसे पोर कर दिया जाता है और वेन्स के थ्रू उस प्योर ब्लड को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, जैसा कि आपकी बॉडी नेचुरली करती है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, अबाउट डायलिसिस एंड अबाउट एवरीथिंग। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस इन योर बॉडी और इसका डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम आप इसका जरूर से जरूर पढ़ के जाएं। So here we are going to learn about the very last topic of this chapter which is excretion in plants. मैं इसे पहले भी समझा चुकी हूँ और आज फिर से बता रही हूँ। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में यानी ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी में एक्सक्रीशन की नीड होती है, सेम उसी तरह प्लांट्स की बॉडी को भी एक्सक्रीशन की बहुत ज्यादा नीड होती है। क्यों? उनमें भी काफी सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं जिनके थ्रू कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होता है और उस वेस्ट प्रोडक्ट को अगर प्लांट की बॉडी से समय रहते बाहर नहीं किया गया तो प्लांट भी डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो प्लांट्स में जो वेस्ट होते हैं वो एक्चुअली तीन टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं, द सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट एंड गैसियस वेस्ट। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो मेनली प्लांट में रिमूव किए जाते हैं थ्रू स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स मैंने आपको बताया था कि जो भी डेड टिश्यूज होते हैं प्लांट के, वहां पर एक्सक्रीशन या रेस्पिरेशन के लिए अपर्चर लाइक स्ट्रक्चर्स यूज किए जाते हैं विच आर नोन एज लेंटिसेल्स। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट के लिए स्टोमेटा और लेंटिसेल्स का यूज करते हैं प्लांट्स। CO2 प्लांट्स एक्सक्रीट आउट करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नाइट और O2 ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डे, तो ये इसको भी आप एक तरीके से वेस्ट प्रोडक्ट ही मान सकते हैं। इसको आप कैटेगराइज कर सकते हैं अंडर गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, सम आर प्रेजेंट इन द लीव्स एंड बार्क्स। बहुत सारे टाइप के वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो पत्तियों में, फूलों में स्टोर हो जाते हैं और जब आप देखते हैं ड्यूरिंग द सीजन ऑफ ऑटम, जब पतझड़ का मौसम आता है और पत्तियां झड़ती हैं तो वो पेल येलो कलर की हो जाती हैं। तो पेल येलो कलर होने का रीजन यही है कि उसमें काफी ज्यादा प्लांट के जो भी टॉक्सिन्स होते हैं वो आकर के कलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद वो झड़ जाती हैं। ठीक है, एक्सेस सॉल्ट्स, जब एक्सेस सॉल्ट्स के फॉर्म में वेस्ट प्रोडक्ट्स स्टोर होते हैं प्लांट बॉडी में तो उन्हें हम रेफाइट्स का नाम देते हैं। ठीक है, उन्हें हम रेफाइट्स बोलते हैं। उसके अलावा, रेफाइट्स के अलावा गम्स, लेटेक्स, एसेंशियल ऑयल्स, ये सारी चीजें भी प्लांट में एज अ वेस्ट प्रोडक्ट कुछ स्पेशल टिश्यूज और ग्लैंड्स में स्टोर रहती हैं जिन्हें प्लांट से बाहर करने की जरूरत होती है। अब आते हैं तीन टाइप के वेस्ट में, तो सॉलिड वेस्ट में आप रेफाइट्स, रबर्स एक्सेट्रा को रख सकते हैं। लिक्विड वेस्ट में आप यूकेलिप्टस ऑयल, सैंडलवुड ऑयल, यानी जितने भी आप एसेंशियल ऑयल्स के बारे में जानते हैं उन्हें आप रख सकते हैं। गैसियस वेस्ट के रूप में आप O2 एंड CO2 को कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सक्रीशन इन प्लांट सेल और यहीं पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे।